हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 10th की सिविक्स की जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, सत्ता की साझेदारी, उसका पार्ट 3 देखेंगे। और इस पार्ट में हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। इससे पहले कि मैंने 2 पार्ट्स बना दिए जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं इस चैप्टर के, तो इस चैप्टर के नोट्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने देखा है। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं चीज़ों को। हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय बनावट की, किस किस जो लैंग्वेज के लोग रहते हैं, किस किस क्षेत्र के लोग रहते हैं बेल्जियम और श्रीलंका में, हमने वो देखा। फिर हमने देखा श्रीलंका ने जो अपनी सत्ता की साझेदारी नहीं करी थी, जिस कारण से वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और इसका उल्टा जब हम देखते हैं बेल्जियम ने क्या किया, अपनी जो विविधता थी उनको समायोजित करने के लिए उसने बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए थे, और उसने कुछ कदम भी उठाए थे। और उसने कुछ क्या, उसके जो मॉडल था, हमने उसकी कुछ बातें भी देखी थी कि उसने अपनी जो विविधता थी उसको समायोजित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए। तो बेल्जियम के मॉडल की हमने कुछ मुख्य बातें भी देख ली। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो गृह युद्ध जैसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे सत्ता की साझेदारी की गई थी लोगों के बीच, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। और सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है ये हमने देख लिया था, युक्तिपरक कारण हेतु, और एक दूसरा देखा था नैतिक तर्क कारण हेतु ज़रूरी होती है। अब हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले वाले जो 2 पार्ट्स हैं ज़रूर आप उनको देखिए, उसके बाद ही इस वाले पार्ट को देखना, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। तो हमें टोटल 4 हमें इसमें मिलेंगे देखने को, टोटल 4। ओके। तो लोकतंत्र के उद्भव या प्रसार के कारण समय की अवधि में सत्ता की साझेदारी के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। तो एक स्टेटमेंट है ये, इस पे अब हम देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। तो क्या क्या रूप हो सकते हैं वही हमें बताना है। तो कुछ प्रचलित सत्ता की साझेदारी के रूप इस प्रकार है। तो आपकी बुक में टोटल 4 दिए हुए हैं, तो हम चारों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है शासन के विभिन्न अंग के बीच सत्ता का बंटवारा। अब आपको अगर पता है शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। तो शासन के विभिन्न अंग होते हैं हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। हम अब देखो यहाँ पे हमें दिया है शासन के विभिन्न अंग के बीच सत्ता का बंटवारा। अब विभिन्न अंग होते हैं हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इनके बीच हम सत्ता का बंटवारा करते हैं। ये एक रूप हो गया, जो हमारा जो वो होती है सत्ता, उसके बंटवारे का एक रूप हो गया। सत्ता की साझेदारी का एक रूप कौन सा हो गया? जो हमारे विभिन्न अंग हैं शासन के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके बीच पावर को डिवाइड कर देना। तो इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं सत्ता का। अब क्षैतिज मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए। क्षैतिज मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन जो होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो क्षैतिज है, ऐसे करके क्षैतिज वितरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये तीनों एक ही स्तर पर रहकर काम करती हैं। जो ये जो हमारा सरकार का जो रूप है वो तीनों क्या है, एक ही स्तर पर रहकर काम करती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तीनों की शक्तियाँ बराबर हैं, हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। तो हर अंग जो है एक दूसरे पर क्या करता है, अंकुश रखता है। मतलब कि अगर कोई गलत करता है एक अंग, तो दूसरा अंग उसे बताता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, या फिर उसकी जो शक्तियाँ उस पर हम क्या रोक लगा सकता है वो। तो इस तरह से वो तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण बना कर रखते हैं। इस प्रकार की शासन जो होता है, शासन के विभिन्न अंग के बीच सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था होती है, चेक एंड बैलेंस। तो नियंत्रण और संतुलन का मतलब क्या है, ये आपको दिया हुआ है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं चेक एंड बैलेंसेस। तो नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत का आशय है कि सरकार के विभिन्न अंग, जो सरकार के डिफरेंट अंग थे वो कौन कौन से थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे की शक्ति पर इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित रखें
की शक्तियों का संतुलन बना रहे, मतलब कि इस तरह से वो एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करके रखे, कंट्रोल करके रखें एक दूसरे को, जिससे कि जो उनकी पावर्स हैं वो एकदम संतुलन में रहें, एकदम वो कोई एक गलत काम ना कर सके, एकदम संतुलन बनाए रखें और कोई भी विभाग निरंकुशता का प्रयोग ना कर सके। तो उन पर नियंत्रण बना के रखना, जिससे कि वो एक संतुलन बनाए रखें आपस में एक दूसरे के बीच। इस सिद्धांत को हम कहते हैं नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत। तो ठीक है, हमने ये चीज़ देख ली कि क्या एक क्षैतिज वितरण है सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण है, क्योंकि तीनों एक ही स्तर पर रह के काम करती हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती हैं। ये हमने देख लिया एक रूप किसका, सत्ता की साझेदारी का। अब सेकंड रूप देखते हैं सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। तो अब हम देखेंगे विभिन्न स्तरों पर। विभिन्न स्तर मतलब कोई उच्चतम स्तर होगा, कोई निम्नतम स्तर होगा और कोई उससे छोटा स्तर होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। ऊर्ध्वाधर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बड़ा आ रहा है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब एक स्ट्रेट ऐसे करके एक लाइन चल रही है, ऐसे करके खड़ी लाइन। अभी हमने देखा था वो ऐसी वाली लाइन थी, इसलिए उसको क्या कहा गया, क्षैतिज वितरण। अब ये सीधी ऐसे एकदम स्टैंड, एकदम खड़ी हुई लाइन है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं, क्या कहेंगे, इसको हम ऊर्ध्वाधर। तो और ये क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, वितरण हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण सत्ता का। तो आप देखो, जैसे कि केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारे इंडिया का एग्जाम्पल लो तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद राज्य सरकार जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और हमारी जो पंचायत और जो हमारी नगर पालिका है वो उसके बाद। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो उच्चतम एवं निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, या फिर वर्टिकल डिवीजन। इस प्रकार की सत्ता की साझेदारी में सरकार को केंद्र स्तर, राज्य स्तर व राज्य सरकारों से नीचे में बांट दिया जाता है। तो वैसे तो जो ऊर्ध्वाधर वितरण है सत्ता का, उसमें जो केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार, ऐसे करके जो उनकी जो शक्तियाँ वो बांट दी जाती हैं, पावर्स। और हो सके तो वहाँ पे जो थर्ड वाली जो होती है हमारे पास पंचायत और नगर पालिका, उनमें भी बांट दी जाती है अगर किसी देश में वो है। जैसे हमारे इंडिया में तो है ना, तो इंडिया में बांटी गई है। तो वो क्या होगा एग्जाम्पल, अगर केंद्र सरकार है हमारे इंडिया में, देन राज्य सरकार एंड देन पंचायत और नगर पालिका। तो इस जो सत्ता के जो विभाजन को हम क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, सोचो। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे ना, क्योंकि एकदम स्ट्रेट ऐसे करके नीचे की ओर हम बांट रहे हैं, ऊपर से ला रहे हैं, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को ला रहे हैं और नीचे तक आके बांट दे रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। ओके, यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है। अब हम पढ़ते हैं आगे। इसे शक्ति का संघीय विभाजन कहते हैं, फेडरल डिवीजन। इस पर हम चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे, तो चिंता मत करो। संघीय विभाजन को हम आगे भी समझेंगे। केंद्र सरकार से जब शक्तियाँ लेकर और हमारे जो पार्ट्स हैं देश की सरकार में, उसमें बांट दिया जाता है ना, उसको हम संघीय विभाजन कहते हैं। केंद्र से शक्तियाँ लेकर बांट देना। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही हमारी इकाइयाँ हैं, और इनके स्तर यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये किस स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है जैसे ये हमारे इंडिया में है। यहाँ पे वही चीज़ है, ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन का अर्थ विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा है। जो विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच, अब देखो विभिन्न स्तर की बात हो रही है यहाँ। विभिन्न स्तर कहाँ पर होंगे, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में। और सेम स्तर पर कौन से रहते हैं, क्षैतिज वितरण, जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे आगे। यहाँ पे क्या आपने देखा था, ये क्षैतिज वितरण है। यहाँ पे सब क्या सारे जो अंग हैं वो एक ही स्तर पर रहकर काम करते हैं। और जो हमारे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है उसमें क्या है, विभिन्न स्तर पर रहकर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब जो सारी जो स्तर हैं वो एक जैसे नहीं हैं। किसी पे ज़्यादा पावर है, किसी पे कम पावर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पूरे देश के लिए कौन सी केंद्र सरकार है, पूरे देश के लिए हमारे पास केंद्र सरकार है, या फिर संघ सरकार कह सकते हो उसको आप। प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकारें हैं। स्थानीय स्तर पर स्थानीय एवं सरकारों जैसे पंचायत और नगर पालिका परिषद हमारे पास है। देखो
ग्रामीण में कौन से होते हैं? पंचायत होती है, और शहर में हमारी नगर पालिका होती है। ये बात ध्यान रखना। थर्ड है हमारे पास विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। जो सामाजिक समूह हैं उनके बीच भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। ये एक और रूप आ गया हमारे सत्ता की साझेदारी का। फर्स्ट पॉइंट है आपका विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक के बीच भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है। ठीक है ना। तो विभिन्न समूहों के बीच, जैसे कि वो भाषा के आधार पर हो सकता है, वो धर्म के आधार पर भी हो सकता है, उनके बीच भी हम जो हमारी पावर्स है उसको डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनी थी। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है ये। तो जैसे हमने बोला भी कि भाषा के आधार पर भी बन सकती है, धर्म के आधार पर भी सरकार का बंटवारा हो सकता है। और एग्जाम्पल हमने बेल्जियम ले लिया, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया था, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था एक और उदाहरण है। तो आरक्षित चुनाव जो क्षेत्र होते हैं या फिर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होते हैं कि इस क्षेत्र में मतलब इसी धर्म के या इसी कम्युनिटी का एक जो आपका पर्सन है वो खड़ा होगा। तो ये सब क्या है, एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, जो इसमें यही होता है कि आपको जो बोला गया है वही वाले जो पर्सन है वो वहाँ पे उस इलेक्शन में खड़े होंगे। ऐसा वहाँ पे जो हमारे इंडिया में वो है व्यवस्था है। तो आप ये भी एक क्या हो गई कि एक भाषा या फिर एक धर्म या फिर जो भी है आपका किसी समूह के बीच सत्ता का बंटवारा हो रहा है भाषा या धर्म के आधार पर, आपकी कास्ट के आधार पर। ठीक है ना। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ऐसा हमारे इंडिया में भी है है ना। तो कुछ देशों में ऐसा होता है कि जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है समुदाय और जो महिलाएं हैं उनको क्या दिया जाए, उनको प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी दी जाए, उनको रिजर्व सीट्स भी मिलती हैं उनको। तो ये हमने देख लिया। अब हम फोर्थ देखते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह होते हैं हमारे पास उद्योगपति, किसान, व्यापारी एट्सेट्रा, ये हमारे दबाव समूह होते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक जो दल होते हैं, दबाव समूह और आंदोलन के बीच भी हमारी सत्ता की साझेदारी होती है। इनके बीच भी सत्ता की साझेदारी होती है। सोचो, देखते हैं यहाँ पे लोकतंत्र में सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच भी साझा की जाती है। कैसे की जाती है देखते हैं हम। लोकतंत्र नागरिकों को अपने शासकों को चुनने के लिए चुनाव का विकल्प प्रदान करता है। सबको पता है इस चीज़ कि हम जब 18 के हो जाते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और अपने मनपसंद जो भी हमारे नेता हैं उनको जिता सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है, यहाँ पे शासकों को चुनने का मौका मिलता है लोकतंत्र में। समकालीन लोकतंत्र व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है कि पार्टीज़ होती हैं, लाइक बीजेपी है, सपा, बसपा, लाइक है ना। तो पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और वो आपको पता है वहाँ पे वो एक दूसरे से क्या कंपटीशन होता है। फिर क्या होता है, पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई कंपटीशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि किसी की भी एक हाथ में सत्ता नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है और लोग इसके लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि हम जीतें। और उनको जिताता कौन है, हम जनता। लंबे समय में सत्ता विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच साझा की जाती है, ऐसा हमें पता है। वोट होते हैं कुछ सालों के अंतराल पर, और वो कितने साल होते हैं कमेंट्स में सब बताएंगे मुझे को, जो विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लंबे समय में क्या होते रहते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके बीच क्या होती है, शक्ति साझा की जाती है, उनको बांटा जाता है और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो जिनकी विचारधाराएं क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं और वो डिफरेंट टाइप की जो सामाजिक समूह हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। गठबंधन सरकार इसका एक उदाहरण है। तो देखो, जब पार्टियां आपस में पावर को शेयर करती हैं तो उसको क्या कहा जाता है,
उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है ना। हमने देखा है, हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और हम देखते हैं गठबंधन हो गया सरकारों के बीच। तो ये भी एक क्या है, ये हमारा उदाहरण है किस चीज़ का, सत्ता की साझेदारी का, जिसमें सत्ता साझा करते हैं वो लोग। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यही चीज़ हमारे इस वाले पॉइंट में बताई गई है। लोकतंत्र में विभिन्न दबाव समूहों और आंदोलन भी सक्रिय रहते हैं। सरकारी सत्ता में भी उनकी साझेदारी होती है, या तो सरकारी समितियों में भागीदारी के माध्यम से, जो हमारी सरकार की समितियां होती हैं उसमें भी भाग लेते हैं जो हमारे दबाव समूह के सदस्य होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर। तो जो ये सब हमने देखा कि किस तरीके से क्या होते हैं, तो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, आंदोलनों के बीच में सत्ता की साझेदारी होती है। विभिन्न जब राजनीतिक दल होते हैं उनके बीच क्या होती है, सत्ता की साझेदारी होती है, जब उसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार। और दबाव समूह जो होते हैं वो होते हैं हमारे, उनके बीच में सत्ता की साझेदारी होती है। वो कहीं ना कहीं एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी सरकार बनने में। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 देख लिए हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। पहला हमने देखा था, हमने क्षैतिज वितरण देखा सत्ता का, और दूसरा हमने देखा सरकार के बीच जब हम स्तरों पर सत्ता का बंटवारा करते हैं उसे हम ऊर्ध्वाधर वितरण देखा। थर्ड देखा हमने कि जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं उनके बीच भी सत्ता की साझेदारी होती है, जैसे महिलाओं हो गई, महिला, और जो हमने देखा भाषा, धर्म या किसी के भी आधार पर हमने देखा, भाषा या धर्म के आधार पर। फोर्थ हमने देखा राजनीतिक दल, दबाव समूह, उनके बीच भी सत्ता की साझेदारी होती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। एंड नाउ यू आर हैप्पी, और फर्स्ट चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। सत्ता की साझेदारी पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप। और अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको आप खुद करने की प्रैक्टिस करो। ये पूरा जो हमने पढ़ा है उसके अंदर से क्वेश्चंस आए हैं, ये वाले पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बिल्कुल पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये वाले, तो आप करने की कोशिश करना। और जो नोट्स की मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, ये जो PDF मैंने आपको पढ़ाया पूरा 3 पार्ट हो चुके हैं, पूरे 3 वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके आप नोट्स की वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके दोनों जो पहले के पार्ट्स हैं उसका लिंक और नोट्स की वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। फिर से मैं कह रही हूँ कि कम्युनिटी को बार बार चेक करते रहा करिए पोस्ट को, जिससे कि आप जहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी कुछ छोटे मोटे आपके सिलेबस के, तो आप क्या करना उसको आंसर करना, जिससे कि आपको क्या हो, आपको पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो चुकी है। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप